प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हालचाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी 7/10/2022 के दिन शाम के समय हुए पेपर में से गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको अभी हाल ही में हुए एसएससी जीडी या फिर आरआरबी एएलपी का जो पेपर हुआ है, उन सभी पेपर को भी देखना चाहिए कि गणित के प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रहे, गणित के प्रश्न बहुत ही अच्छे, बहुत ही आसान पूछे जा रहे हैं, जैसा पीछे के पेपरों में पूछे जा रहे थे। इसलिए इस 10 की श्रृंखला में, 10 का दम की श्रृंखला में जो मैं आपको सवाल करा रहा हूं, उन्हीं सभी पेपरों से उठाकर करा रहा हूं, जो आपके परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेगा। तो सारा वीडियो लास्ट तक आपको देखना है। चलते हैं आज की इस वीडियो में। पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि सेल लगा है। देखते नहीं, सेल लगा होता है, सेल दुकानों पर लगा होता है, लिखा होता है बाई 1 गेट 1 फ्री, लिखा नहीं होता है एक खरीदो एक फ्री पाओ। कभी कभी तो एक खरीदो 2 फ्री पाओ, ऐसा लिखा होता है। तो देखो भाई, सेल के दौरान 1500 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर, एक 1500 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु है, उस पर 5% और 12% की 2 क्रमिक छूटें दी जा रही हैं। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब यह सवाल मैं आपको बता दूं, यह आपके पिछले ग्रुप डी में दिया गया था। ग्रुप डी की परीक्षा का पेपर है, लेकिन अभी एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ है, वहां सीधे सवाल पूछा था कि किसी वस्तु पर अगर 2 छूटें 5% और 12% की क्रमवार दी जाए तो एक एकल छूट बताओ। तो सवाल उसी टाइप से है, सवाल वही चैप्टर से है, डिस्काउंट से ही है, यानी उत्तरोत्तर छूट से ही है। तो सवाल को आपको लगाना है, सभी सवालों को लगाना है, अच्छे से लगाना है। चलो मैं इस सवाल की बात करता हूं। तो देखो यहां पर क्या कह रहा था कि 1500 रुपए अंकित मूल्य, छूट हमेशा अंकित मूल्य यानी एमआरपी पर दिया जाता है। अब देखो 1500 रुपए एमआरपी है उसका, और उस पर एक 5% की छूट यानी 95% पर बेचा गया। फिर अब कहा नहीं, थोड़ा सा और छूट कर दो। कहा चलो मैं छूट पर एक और छूट लगा देता हूं 12% का। तो कितने प्रतिशत में मैं आपको दूंगा? टोटल का 88%। तो कह रहा वस्तु का विक्रय मूल्य, तब जाकर यही वस्तु का क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसे आप सरल करोगे। चलो 1 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। फिर आप देखोगे 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 5 दूनी 10। फिर देखोगे 5 चौक 20, 5 19 पचे 95, फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब आपके पास आ गया 3 गुणे 19 गुणे में 22। ठीक है, 19 दूना 38 के 8, 19 दूना 38, 38 3 41 गुणे में 38 3 कितना होगा? 38 2 40 1 41 और गुणे में 3, 18 तिया 54 और 4 तिया 12, 1254 रुपए, 1254 रुपए उस वस्तु का विक्रय मूल्य, 1254 रुपए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। एमआरपी 1500 रुपए है और छूट एक 5% और एक 12% की 2 क्रमवार छूट दी गई है, जिससे आपको कुल मिलाकर 1254 रुपए में मिलेगा। अब इस सवाल को लगाने के कई सारे तरीके हैं, मर्जी आपकी है, जो चाहे वो लगा ले। क्या यहां तक बातें समझ में आ जाएंगी? तो इस सवाल को आप लगाएंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सवाल अगर ना समझ में आए तो वीडियो को रिवर्स करके पुनः भी देख लीजिएगा, उसके बाद भी ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम फिर से आपको इस प्रकार के सवालों को हल करके बताएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? एक डिब्बे में 10 रुपए, 20 रुपए, 50 के नोटों की संख्या का अनुपात दिया गया है 3:5:7। डिब्बे में कुल नगद राशि 3360 रुपए है। उस डिब्बे में 20 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए।
अब देखो एक डिब्बा है गठरी, अरे भाई गठरी जानते कि नहीं जानते, जिसमें ढेर सारा पैसा भरा हो, गठरी, उसे पैसा वाली गठरी है ना, और उसमें डिब्बा यहां दे दिया, कोई बात नहीं, इसमें कुल 3360 रुपए भरे हैं। अब इसमें देखो क्या है, ये नोटों की संख्या दी गई है, नोटों की। तो देखो हम लिखते हैं नोटों की संख्या लिख देते हैं, चलो लिख दिए नोटों की संख्या। अब अनुपात में दिया है तो 3:5:7 दिया है। तो जब हम संख्या लिखे तो यहां लिखेंगे 3x और हम लिख देते हैं 5x और 7x। अब देखो ये कै रुपए वाले नोट है, 10 रुपया वाले। अच्छा आपके पास 3 नोट हो 10 रुपया वाला तो कै रुपया हो जाएगा आपके पास, बता दो। तो 10 तियां 30 रुपया। वैसे अगर मेरे पास 3x नोट है 10 रुपया वाला, तो मैं इसमें क्या करूंगा, 10 से गुणा करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 30x रुपया। बोलो बात समझ में आ गया। अब मेरे पास 20 रुपए वाला अगर 5 नोट है तो मैं क्या करूंगा, 20 पंचे 100 रुपया बना लूंगा कि नहीं बना लूंगा। वैसे मैं यहां 20 से गुणा करता हूं तो 20 पंचे 100x रुपया मेरे पास हो गया। अब 7 नोट है 50 रुपया वाला, तो 7 पचे 35 यानी 350 रुपया मेरे पास ये वाला है। और इन टोटल को जोड़कर मेरे पास जो है वो कुल 3360 रुपया है। बोलो बोलो बोलो, समझ में आएगा। अब इन सबको जोड़ लो, 300 एक 400, 480 हो जाएगा, 50 30 80 यानी 480x बराबर में 3360 के। 480 बटे में गुणे में है, 480 बटे में आ जाएगा, 0 से 0 खत्म हो गया। 4 से भाग दे, 4 से इसमें क्या कर देना, गुणा कर देना, जो 48 सत्ते 8 सते 56 और 7 चौक 28, यानी x का मान आने वाला है 7, यानी जो x अनुपात में था वो क्या था 7, यानी जो यहाँ 7 में हो जाएगा वो क्या होगा 7 होगा। पूछा क्या है, 20 रुपए वाले नोटों की संख्या। तब 20 दूसरे नंबर पर है, 20 रुपए के नोट मेरे पास कितने थे, 5x नोट थे। तब 5 सत्ते 35 नोट मेरे पास हैं। कितने नोट है भैया, 35 नोट मेरे पास हैं। कै रुपए वाले, 20 रुपए वाले। देखो इतना आसान सा है, बात समझ में आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, आ जाए तो फाइनल करें। अब देखो ऐसे सवाल को इतना लंबा लिखेंगे नहीं, बाकी बात यही करेंगे, लिखेंगे नहीं। देखो 10 तियां 30 और 20 पंचे 100 और 5 सत्ते 35, 350, तो कुल आ जाएगा 480। 480 यूनिट बराबर 3360 के, 1 यूनिट बराबर 480 के, 0 से 0 7 से कट जाएगा, 48 सत्ते 336। और हमसे पूछा था 20 रुपए वाले नोट, तो 7 पचे 35 नोट सवाल का उत्तर। अब यही बता दिया गया, ये ट्रिक हो गया। बातें समझ में आ जानी चाहिए। बोलो चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप देखो बाबू, गणित के प्रश्नों को आप जितना अच्छा से अभ्यास कर डालोगे उतना ही उसका शॉर्टकट बना ले जाओगे, उतना ही उसका शॉर्टकट बना ले जाओगे। और शॉर्टकट का मतलब होता है ट्रिक, और ट्रिक का मतलब होता है धोखा। हर बार धोखा नहीं दे सकते। किसी ऐसे प्रश्न में जो आपको लगेगा कि लग जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। आओ चलते हैं, देखिए x + 1, अगला सवाल आपका है x + 1, x - 1, x² + 1 को सरल कीजिए। इन्हें सरल करना है तो देखो सबसे पहले आप x + 1, x - 1, इसको हम कैसे लिखते हैं, x² - 1 का स्क्वायर, और फिर अगले ब्रैकेट में क्या है, x² + 1। अब यहाँ भी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब फिर देखो एक सूत्र जो यहाँ लगाया आप, a + b और a - b, ये बराबर क्या होता है, a² - b² होता कि नहीं होता है, यहाँ लगाए। अब यहाँ फिर एक बार लगा दो, a² - b², a² + b², तो फिर से क्या हो जाएगा, a² और -b²। अब घात की घात आपस में गुणा होती है तो x की घात 4 माइनस घात की घात आपस में गुणा होगी तो भी कुछ नहीं होगा। एक की कितनी बार गुणा मिलियन में कर दोगे, एक का गुणा तब भी 1 ही होने वाला है, इसलिए x⁴ - 1 इस दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा, यानी सरलीकृत मान होगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? तो नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है, कह रहा सरल कीजिए। देखो कितना अच्छा है, घातांकरणी का सवाल कह रहा सरल कीजिए, सरल करना है आपको, और ऐसे प्रश्न दिए गए हैं। अब ध्यान दो,
अब देखो आप एक काम कर लेना, इन सबको पहले घात की घात आपस में गुणा होती है, तो मैं लिख देता हूं एक्स वाई टू द पावर 2 जेड और टू द पावर माइनस 3 दूनी 6 कर दिया। और ध्यान देना ये टोटल पे है तो नीचे भी रहेगा, यानी y टू द पावर 2 3 6 यानी माइनस 6 हो गया। अब भी देखो क्या होगा, अभी देखो ये इसके साथ गुणा होगा, x टू द पावर माइनस 6, यहां पर देखो y टू द पावर 6 दूनी 12 माइनस 12। अब यहां देखोगे z टू द पावर माइनस 6 और बटे में y टू द पावर माइनस 6 है, ठीक है ना। अब देखो ये जाके ऊपर या सबको नीचे ले आओ, क्योंकि देखो सब बटे में दिया है, या ऐसे कर लो इसे ऊपर ले चलो, तो यहां क्या आने वाला है x टू द पावर माइनस 6 और फिर y टू द पावर, ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा और इसके साथ घट जाएगा। आधार समान हो तो घातें आपस में घटती हैं, तो ये घटेगा तो प्लस होगा, तो ऊपर आएगा माइनस 6 और फिर आ गया z टू द पावर माइनस। क्या ऐसा ऑप्शन में है? ऐसा नहीं, प्लस प्लस करके है। हाँ बटे में करने से हो जाएगा, तो फिर बटे में कर देते हैं। इसको अपान करेंगे तो x टू द पावर 6 होगा, इसको अपान करेंगे तो y टू द पावर 6 होगा, y टू द पावर 6 होगा, इसको अपान करेंगे तो z टू द पावर 6 होगा। अब सबके पावर 6 है, चाहे कॉमन ले लो, और नहीं तो ऑप्शन नंबर 2 हम दे देते हैं उत्तर 1 अपान s टू द पावर 6 y टू द पावर 6 z टू द पावर 6। यही इस सवाल का आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है, अगला प्रश्न निम्नलिखित को सरल कीजिए। अब ये आपके पास समीकरण है और इन्हें आपको सरल करना है। क्या करना है? सरल करना है। तो चलो -2 माइनस में ब्रैकेट 3 माइनस में इन ब्रैकेट में 3 माइनस, अब इनको पहले सरल करेंगे तो क्या आएगा -1 और माइनस प्लस 1 हो जाएगा। और चलो अगले ब्रैकेट में चलते, फिर -2 माइनस में ये 3 लगा लो माइनस, ये 3 और 1 मिलकर 4 हो गया। लो ये बड़ा ब्रैकेट आ गया। फिर आप देखोगे -2 माइनस, इन दोनों को सरल करो तो -1 आएगा और माइनस इधर बाहर प्लस है तो +1 हो जाएगा। इधर माइनस है बाहर, इधर माइनस आया, इन दोनों को मिलाकर प्लस, इन दोनों को सरल करोगे तो -1 आएगा और सरलीकृत मान होगा सवाल नंबर 3 यानी -1। बोलो एकदम आसान है, चाहे तो आप खटाखट करते चले जाएं। और आपके एग्जाम में ऐसे ही 20 सवाल एसएससी जीडी में हाल ही में आया था, जिसे आप बहुत कम समय में लगा सकते थे। चलो देखो, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। उस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। भैया चतुर्भुज 4 प्रकार के मैंने आपको बताया है। ये देखो समचतुर्भुज बना दिया। क्या बना दिया भैया? समचतुर्भुज बना दिया ना, आपको दिख रहा होगा। जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती, वो समचतुर्भुज कहलाता। लेकिन इसके सभी विकर्ण आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। हाँ, एक विकर्ण आपस में एक दूसरे के विकर्ण जो होते हैं वो 90 डिग्री पर विभाजित करते हैं। यह जरूर आपको पता होना चाहिए कि इस समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को 90 अंश पर विभाजित करते हैं। बातें क्लियर हो गई ना? अब देखो, एक विकर्ण 16 है, यानी ये बड़ा वाला विकर्ण 16 सेंटीमीटर का है और ये छोटा वाला विकर्ण 12 सेंटीमीटर का है। यहाँ पर कई तथ्य आपको जानना है कि दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को 90 अंश पर विभाजित करते हैं, और जब ये 90 अंश पर विभाजित करेंगे तो ये वाला 90 अंश होगा, ये कोण 90 अंश होगा, तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और जब समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज का नियम लग जाएगा। और एक चीज आपको यहाँ याद रखनी है कि जो विकर्ण होते हैं वो दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में विभाजित करते हैं। अगर ये बराबर इसके हो जाएगा और ये बराबर इसके हो जाएगा, तो ये बताओ कितना है? 16 है तो ये पूरा कितना होगा? 8 सेंटीमीटर होगा। ये पूरा 12 है तो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई ना? अगर ये 90 है, ये 8 है, ये 6 है, 90 के सम्मुख भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। जो कर्ण है वो ही समचतुर्भुज का भुजा है। कर्ण बराबर क्या होगी? भुजा होगी। और आपसे भुजा पूछा गया है, तब सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता क्या है? आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। यही आपको सूत्र लगाना है। क्या ये बातें समझ में आई? तो कर्ण बराबर आपको ज्ञात करना है। आधार मान लो 6 सेंटीमीटर है और लंब आपका 8 सेंटीमीटर है। तो 6 का 36, 8 अठाई 64, 36 64 100 और कर्ण का स्क्वायर आपके सामने है। वर्ग का उल्टा वर्गमूल हो जाएगा और कर्ण बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सवाल का उत्तर हो जाएगा।
क्या ये बातें समझ में आ जाएंगी ना। अब यही समचतुर्भुज की भुजा है जो 10 सेंटीमीटर है। अगर प्रश्न समझ में आया है तो ठोको लाइक, और लाइक जरूर ठोक देना। अगर अभी तक अपने इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा जो आपका गणित, रीजनिंग हो या आगे और भी जो सब्जेक्ट बनेगा, जिसे आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से तैयार कराया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा एक व्यक्ति ने बैंक से क्या कर लिया भैया, एक व्यक्ति ने बैंक से 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया है। ऋण मतलब कर्जा, क्या होता भैया, कर्जा ले लिया है। 5 वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में 7,000 रुपया क्या करना भैया, 7,000 चुकाने हैं। तब ऋण का मूलधन ज्ञात करो। और कौन सा ब्याज दर, साधारण ब्याज दर। तब सूत्र याद कर लो साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बता दो। साधारण ब्याज बराबर मूलधन और गुणे में दर गुणे में समय बटे में 100, यह सूत्र याद कर लो। और नहीं तो एक लाइन में सवाल को लगाया जा सकता है। अभी मैं लगाता हूं, पहले बेसिक समझ लो। कुल कितना रुपया कर्जा देना है, 7,000। माना मूलधन वो P रुपया लिया था, दर 14% था, 14/100 और समय कितने साल का, 5 साल का। अब देखोगे ये 14×5 = 70 यहां चला आया और 100 बटे में है 100 गुणे में हो गया। देखो 70 से 70 कट गया, 100 × 100 मतलब 10,000 रुपया उसने क्या किया था, वो बैंकवा से लिया था। क्या किया था भैया, बैंकवा से 10,000 रुपया कर्जा दिया। अब जब साधारण ब्याज का सवाल हो तो आपको पता है कि प्रतिवर्ष समान रूप से ब्याज देना होता है। 14% इस साल तो अगले साल भी 14%, तो 14% बराबर 5 साल 70%। चूंकि आपको पता है 70% बराबर 7,000 रुपया आप दे रहे हो, तो 1% बराबर बटे में 70। अगर 100% देना हो, क्योंकि कोई भी राशि हो 100% ही होती है, तो 100 से गुणा करोगे तो 70 से 70 खत्म होगा। यहाँ देखो 1 रह गए, यानी 2 जीरो, और ये 2 जीरो मिलकर एकदम मूल राशि बना लेंगी। क्या ये बातें समझ में आ जाएंगी तो ठोको लाइक। क्या ये बातें समझ में आ जाएंगी तो भैया समझ लो और सवाल का उत्तर लगा दो। क्या ये बात समझ में आया ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है एक समचतुर्भुज, देखो फिर से एक समचतुर्भुज का परिमाप 146 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 55 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बाबू ये कैलकुलेशन वाला सवाल है, थोड़ा बड़ा सवाल है, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। देखो एक समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर और एक विकर्ण 55 सेंटीमीटर का दिया है। एक विकर्ण कितने का दिया है, 55 सेंटीमीटर का। एक विकर्ण कितने का सेंटीमीटर का, तो 55 सेंटीमीटर का है। बातें समझ में आई, कितने सेंटीमीटर का, तो 55 सेंटीमीटर का। अब देखो एक दूसरा विकर्ण भी आपको निकालना होगा, तभी जाके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्णों का गुणनफल बटे में 2, याद रखना पड़ेगा। अब देखो अब यहां पर ये 55 दिया है, तो जब हम दूसरा विकर्ण निकालेंगे और इसका परिमाप यानी 4a बराबर 146 है, तो 4 से भाग दे दें जरा, तो 4 से, यानी a बराबर क्या आ जाएगा, 4 तिया 12 2 14, 4 तिया 12 2 14 और 4 छक 24, 4 छक 24 2 26, 4 पंचे 20, यानी इसकी एक भुजा 36.5 सेंटीमीटर की आई है। और इसका एक विकर्ण पूरा कितने का है, 55 का, तो 55 का आधा कितना हो जाएगा बताओ, 27 दूना 54, यानी 27.5 सेंटीमीटर का। हमने अभी आपको समझाया कि ये दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं।
अगर ये 54 है 55 है तो ये 27.5 होगा, और इसका मान ज्ञात कर लो, तब जाके दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे 2 कर लेना और सवाल का उत्तर लाना। तो चलो करते हैं। ये देखो क्या है, कर्ण है, और ये भी मैंने समझाया कि ये 90 है। तो कर्ण मतलब 36.5 का होल स्क्वायर बराबर, ये देखो 27.5 का होल स्क्वायर प्लस में, अब ये आधार आप ले लो x स्क्वायर। क्या ये बातें समझ में आ जाएंगी? इस प्रकार से आपको क्या करना है, सरल करना है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या लाइक जरूर कर दें, फिर उसके बाद हम सभी लोग चलते हैं। चलिए अब देखिए 36.5 का स्क्वायर अगर देखेंगे तो 1332.25 होगा। 1332.25 होगा। क्या होगा? 1332.25 होगा। और अगर आप 27.5 का वर्ग करना चाहते हैं तो 27.5 का वर्ग है 756.25 प्लस में x स्क्वायर। क्या यहां तक आपको समझ में आ जाएगा? तो इसे आपको वर्ग करना पड़ेगा। आप वर्ग बाहर कर लो या फिर यहीं पर कर लो 36.5 का स्क्वायर। इन दोनों को लाके घटाओ तो क्या आएगा भैया? 756.25 बराबर वहां रह जाएगा x स्क्वायर। देखो यहां 25 में से 25 घटेगा तो 0 आ जाएगा, और देखो 12 में से 6 गए तो 6, यहां आपका 2 बचा 12, 12 में से 5 गए 7, 12 में से 7 5 12, यहां रह गया 12, यहां देखो फिर आ गया 2, 12 में से 7 गए तो 7, 12 में से 7 गए 5। अब यहां आ गया x स्क्वायर, वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है, ये है 24, 24 में 576, यानी इस x का मान आ गया 24 और इस पूरे का मान हो जाएगा 48। यानी पहला विकर्ण 48 और दूसरा विकर्ण 55। तो क्षेत्रफल का सूत्र निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 गुणे में d2। 1/2 d1 कितना आपने लाया? 55, और आपने d2 कितना निकाला? 48। देखो 2 से विभाजित कर देना तो आ जाएगा 24। 24 गुणे 55। अब देखो चलो 24 गुणे 55 करते हैं तो 24 पंचे 120 के शून्य हासिल आए 12, 24 पंचे 120, 24 पंचे 120 तो आ जाएगा भैया 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा बड़ा हो गया सवाल, मैंने आपको समझाया ना कि पहले आपको विकर्ण निकालना होगा फिर क्षेत्रफल का सूत्र लगाना होगा। क्या ये बातें समझ में आ जाएंगी? तो चलो ठीक है, बाकी बात आप समझते रहना, ना समझ में आए तो वीडियो को तुरंत रिवर्स करके पुनः फिर से देखना। अगला सवाल है, यदि थीटा 0 अंश इज लेस देन x इज लेस देन 90 डिग्री, यानी x का मान 0 से बड़ा है, x का मान 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो यहां पर एक मान दिया गया है, यहां पर दिया गया है 1 प्लस कॉस x अपान 1 माइनस कॉस x का मान ज्ञात करो या इसे सरल करो। तो देखो भैया ऐसे सवालों को आपको हर का परमेयीकरण करना होता है। 1 माइनस कॉस, यहाँ माइनस है ना तो यहाँ प्लस लगाना होगा, और नीचे भी वही करना होगा, 1 प्लस कॉस x करना होगा। क्या ये बातें समझ में आया? देखो हर का परमेयीकरण करना होगा। अब ये और ये दोनों मान एक समान दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे आपको? ये मान और ये दोनों मान एक समान दिख रहे हैं, तो 1 प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, और नीचे देखो 1 माइनस x, 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x हो जाएगा और अंडर रूट में रहेगा। बोलो अरे a माइनस बी, a प्लस बी तो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? होता है। अब देखोगे यहां पर 1 प्लस में कॉस x का होल स्क्वायर, और बटे में यहां देखोगे 1 माइनस, चूंकि आपको पता है 1 ऐसे, या साइन स्क्वायर, आप ऐसे समझ लो कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको उठा के उधर कर दोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर x हो जाएगा।
अब देखो यहां से आप एक लाइन बहुत तत्काल काट सकते हो कि ये स्क्वायर स्क्वायर कॉमन होके ये दोनों कट जाएगा, और साइन इसके भी बटे है, कॉस के भी बटे है, साइन इसके भी बटे, साइन इसके भी बटे, तो 1 अपान आप लिख सकते हो 1 अपान साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स अपान में साइन एक्स लिख सकते हो। अब 1 अपान साइन बराबर होता है कॉसेक, क्या होता है भैया, कॉसेक एक्स, और कॉस अपान साइन बराबर होता है कॉट एक्स। अब यही सवाल का आपका उत्तर हो गया, यानी कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अब देखो यहाँ कॉसेक एक्स तो है और प्लस कॉट एक्स है, इसमें नहीं है इसमें है, यानी यही सवाल का उत्तर आगे पीछे कर दिया गया और कोई बात नहीं है, आगे पीछे कर दिया गया जिससे सवाल का उत्तर बन गया। क्या ये बातें समझ में आया? हर का परमेयीकरण करना है। अब ये सारी चीजें जब आप अभ्यास कर लोगे तो आप यहीं से समझ सकते हो। इसका जब हर का परमेयीकरण करेंगे तो सेम चीज ऊपर सेम चीज नीचे, यहाँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन होता है इस नियम से, तो यहाँ आएगा 1 प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 1 अपान क्या बचा, साइन, और कॉस अपान साइन बचेगा। अब वे वाला नियम लगा देना है, चूंकि 1 अपान साइन एक्स बराबर होता है कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स। अगर हम कहें कॉस एक्स बराबर क्या होगा तो 1 अपान सेक एक्स होता है। ऐसा सब कुछ होता है, आपको समझना है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित लाइन ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया लाइन ग्राफ 4 कक्षाओं 1, 2, 3, 4 में लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। किसकी संख्या दर्शाता है? लड़कियों की संख्या। यहाँ पर लड़कियों की संख्या 22 है, यहाँ पर है 25 और यहाँ पर 22 है, देखो 20, 21, 22, यहाँ पर 23, 24 है ना? नहीं भाई, देखो ये आपका है 0 और ये है 10 और ये है 20 और ये है 30 और ये है 40। तो देखोगे तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 है ना? तो 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, यानी ये आंकड़ा कितने का है? 18 का। अब 20, 2, 22, 2, 24, यानी ये आंकड़ा कितने का है? 24, 24, 2, 26, 2, 28, यानी ये वाला आंकड़ा कितने का? 28, और 30, 2, 32 का आंकड़ा ये है। बातें समझ गए ना? और ये क्लास है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास, और ये नंबर ऑफ गर्ल्स यानी लड़कियों की संख्या। अब देखो सवाल क्या कहता है, यदि कक्षा 1, 2, 4 में लड़कों की कुल संख्या, कक्षा 1, 2, कक्षा कौन कौन? 1, 2 और 4 में लड़कों की कुल संख्या जो है वो उन्हीं कक्षाओं में लड़कियों की कुल संख्या से 27 ज्यादा है। तो 1, 2, 4 में कुल लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो बताओ 1 में कुल कितनी लड़कियां हैं? 24, और 2 में कुल कितनी? 28, और 4 में कुल कितना? 18। जरा जोड़ो तो इन्हें, और इनसे भी ज्यादा लड़कों की संख्या 27 ज्यादा। माना कि मैं 27 बाद में लिख सकता हूं, लेकिन जब मुझे सवाल लगाना है और कह रहा कि भैया इनसे भी 27 ज्यादा लड़के हैं और लड़कों की संख्या बताओ, तो सीधे 27 बढ़ाकर इकट्ठे जोड़कर सवाल का उत्तर दे दो। चलो देखो 8, 7, 15, 15, 15, 5, 20, 3, 23 और 23, 4, 27 के साथ हासिल आए 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, यानी 97, 97 यानी 97 लड़कों की संख्या है। कहां पर? इन कक्षाओं में 1, 2 और 4 में। क्या ये बातें समझ में आ जाएंगी? तो देखो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में 7/10/2022 को शाम के मीटिंग में जो पेपर हुआ था, उस पेपर में से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को गणित का हल करवाया है, जिसे आपको पूरा वीडियो को देखना है और बढ़िया से तैयार करना है। नौकरी लेनी है, सिलेक्शन पाना है, तो आपको मन से
मेहनत करना है, क्योंकि दाना दाना रास होता है। इन्हीं 10-10 सवालों से आपका 200 सवाल हो चुका है, लगभग 210 प्रश्न हो चुका है लगभग। अगर आप इन सभी प्रश्नों को हल कर डालेंगे तो आपके गणित का पेपर उठाकर जब देखोगे, जब आपका पेपर होगा ग्रुप डी का, तो इन्हीं सभी प्रश्नों से फंसेगा और मिलेगा। मैं आपको दिखाऊंगा। बातें समझ में आ गई? तो देखो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने मित्रों को, और अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबा ले, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचे। बातें समझ में आई ना? तो एक बार पुनः मैं बोलता हूं कि जरूर लाइक करो, और समझ में आ रहा हो तो मैसेज जरूर करो कि बहुत अच्छा लग रहा है यह वीडियो, ये क्लास, ये 10 का दम एग्जाम के लिए जो चल रहा है गणित की दृष्टि से बहुत ही फायदा करने वाला है। आपके मुंह से भी मैं सुनना चाहता हूं, ताकि और मजा आए, और भी प्रश्नों को मैं खोज के और आपको इस वीडियो के माध्यम से बनाकर देता रहूं। चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।